नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है पेशाब में खून आना। ये पेशाब में खून आने की जो समस्या है, ये कई मरीजों के लिए बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है और जैसे ही पेशाब में खून आता है, फैमिली और पेशेंट खुद बहुत ही ज़्यादा अलार्म हो जाते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले जब हमें लगता है कि पेशाब में खून आ रहा है, तो हमें ये बातें जानना ज़रूरी हैं कि ये कोई बीमारी की वजह से आ रहा है या एक नॉर्मल सी किसी हमारे डाइट की वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। कुछ मरीज़ों में दोस्तों जैसे कुछ पिगमेंटेड फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि चुकंदर, जो लाल वैरायटी के होते हैं, तो उनके वजह से उनके अधिक सेवन की वजह से या उनका जूस पी लेने की वजह से कभी-कभी पेशाब लाल आ जाता है। या अत्यधिक डिहाइड्रेशन है हमने पानी नहीं पिया, धूप में बहुत ज़्यादा घूमे, तो हमारा पेशाब गाढ़े पीले या थोड़े नारंगी रंग का आ सकता है। इसके अलावा अगर हमें टीबी की दवाइयाँ कुछ चल रही हैं, जैसे रिफाम्पिसिन इत्यादि, तो इनमें ये दवाइयाँ या कुछ और भी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जिनकी वजह से पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, नारंगी या लाल रंग का आ सकता है। तो ये जो टेम्परेरी कॉजेज़ हैं, इनको जानना ज़रूरी है। जानना सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसी डाइट कुछ हमने ली है या इस तरह की दवाइयाँ हमने ली हैं, तो उसमें डॉक्टर को दिखाने की या यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने मान लो ऐसी कोई चीज़ें डाइट में ली हैं और उनको हमने फिर सेवन बंद कर दिया 2, 3, 4 दिन के लिए, तो हमारा पेशाब जो है वापस अपने नॉर्मल कलर में लौट आता है। तो ये कॉजेज़ सिर्फ़ इसलिए पहचानना ज़रूरी है कि हमें ये ध्यान रहे कि हम इसके लिए हम मेडिकल हेल्प लें या ना लें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कुछ लोगों को अगर विगरस एक्सरसाइज़ करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद भी कभी-कभी पेशाब लाल आ सकता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, 2-3 दिन के लिए रेस्ट लें, विश्राम करें और अधिक पानी का सेवन करें, तो ये धीरे-धीरे अपने आप नॉर्मलाइज़ हो जाता है। तो ये तो टेम्परेरी बातें हो गई। इसके अलावा जो मेन कारण है पेशाब में खून आने के, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो पेशाब में खून आना जो है कई बीमारियों में हो सकता है। पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है संक्रमण। मूत्र मार्ग में यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी अगर इन्फेक्शन है, चाहे वो पेशाब की नली का इन्फेक्शन हो, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन हो, किडनी का इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, इसको हम इसमें पेशाब में खून आने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें साथ-साथ पेशाब में संक्रमण के और भी सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन, पेशाब में बार-बार आना, पेशाब का स्मेल चेंज होना, फाउल स्मेल होना पेशाब में, बुखार आना। तो इस तरह की समस्याएँ अगर साथ में हैं, तो ये संक्रमण के कारण हो सकता है। अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसका प्रॉपर उपचार कराना चाहिए आपको। दूसरा मुख्य कारण है स्टोन डिज़ीज़ इंडिया में। दोस्तों हम बहुत ही गर्म प्रदेश में रहते हैं, कई बार हम पानी ठीक से पी नहीं पाते हैं, तो भारत देश में पथरी की बीमारी यानी स्टोन डिज़ीज़ बहुत ही कॉमन है। और स्टोन क्योंकि वो खुरदुरे होते हैं, हमारे पेशाब की थैली से रगड़ खाते हैं, इसलिए उसमें पेशाब में खून आने की समस्या हो सकती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब स्टोन डिज़ीज़ में पेशाब में खून आता है, तो साथ में कुछ न कुछ पेन का कॉम्पोनेंट ज़रूर रहता है। या तो पेट में एक साइड में दर्द हो रहा है, पेशाब के थैली के नीचे यहाँ पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, पेशाब ठीक से उतर नहीं रहा, रुक-रुक के आ रहा है। इस तरह की सिम्पटम्स साथ में होते हैं। तो जो भी कोई बीमारी है, उसमें अपने लक्षणों को पहचान कर आप एक रफ़ आइडिया आप और आपके डॉक्टर लगा सकते हैं कि ये क्यों है। तो दूसरी बीमारी ये स्टोन डिज़ीज़ हो गई। तीसरी बीमारी है जो बहुत लोगों को भयभीत करती है, वो है कैंसर। तो कैंसर हमें पता है मूत्र मार्ग में कहीं भी कैंसर हो, तो पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन इसमें साथ में और भी रिस्क फैक्टर्स या सिम्पटम्स लक्षण होते हैं। कैंसर के बारे में मतलब ये बताना चाहूँगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी कैंसर हो, यानी किडनी का कैंसर हो, किडनी की नली का कैंसर हो, पेशाब की थैली का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, तो इन सभी कैंसर्स में पेशाब के रास्ते खून आ सकता है। तो लेकिन ख़ास ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये उन मरीज़ों में होता है जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मेल सेक्स मतलब पुरुषों में ये अधिक पाया जाता है। 35 साल से ऊपर की उम्र वाले जो लोग हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जिन लोगों में स्मोकिंग धूम्रपान की हिस्ट्री रही है, पहले धूम्रपान करते थे या करंटली धूम्रपान करते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं,
केमिकल्स, पेंट्स, डाई इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनमें इस तरह के कैंसर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और इसी के फलस्वरूप पेशाब में खून आ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को पेट के निचले हिस्से में रेडियोथेरेपी लगी है, सेकाई कैंसर में जो दिया जाता है या कीमोथेरेपी पहले लग चुकी है, उनमें पेशाब में खून आने की संभावना और सेकंड मैलिग्नेंसी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कैंसर की चिंता उन्हीं लोगों को करनी है पेशाब में खून आने पे, जिनमें इस तरह के कोई रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को पेशाब में खून आता है, उनमें से 5% से भी कम लोगों में कैंसर होने की संभावना या डायग्नोसिस पाई जाती है। तो इसलिए 90 से 95% लोगों में जिनमें पेशाब में खून आता है, उनमें कैंसर नहीं होती है। तो इसलिए पेशाब में खून आया इसीलिए सीधे कैंसर की डायग्नोसिस सोच लेना ये गलत है। अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर अपने सिम्पटम्स को प्रॉपर डिस्कस करिए और जो भी डायग्नोसिस आपकी बनती है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ माइनर कारण हैं, जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेज़िया। हमने पिछले अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि प्रोस्टेट का जो साधारण एनलार्जमेंट होता है ओल्ड एज में, उसमें भी पेशाब में कभी खून आ सकता है। उसका ट्रीटमेंट और उसकी डायग्नोसिस अलग से हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ मेडिकल बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये किडनी की ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जिनमें पेशाब में खून के साथ-साथ प्रोटीन्स भी आते हैं, प्रोटीन गिरते हैं और बुखार आता है। इस तरह की प्रॉब्लम साथ में होती हैं। तो ये बीमारियाँ भी होती हैं, जिनमें पेशाब में खून आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को कंजेनाइटल यानी जन्मजात रूप से पेशाब के मूत्र मार्ग की कोई विकृतियाँ होती हैं, रुकावट होती है, कि किडनी में सिस्ट होते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो जन्मजात हैं, कंजेनाइटल हैं, उनमें भी पेशाब में खून आ सकता है। इनका भी डायग्नोसिस करके इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पेशाब में जब किसी को खून आ रहा हो, तो उसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के क्या तरीके हैं? तो डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट्स के लक्षण के आधार पर उनके टेस्ट या इवैल्यूएशन को एडवाइस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें पहले हेमेचूरिया जो पेशाब में खून को हम कहते हैं उसकी ग्रेडिंग जाननी होती है कि कितनी सीवियरिटी है और पेशेंट के लक्षण क्या है। अगर पेशेंट यंग एज का है, फीमेल है, उसमें पेशाब में जलन भी है, साथ में बार-बार जाने की इच्छा हो रही है, पेशाब में फाउल स्मेल आ रहा है और फिर थोड़ा बहुत पेशाब में खून भी आ रहा है। तो ऐसे मरीज़ जो हैं ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही इनमें डायग्नोसिस होती है। इसमें सिंपल यूरिन एनालिसिस और एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक से ही ट्रीटमेंट सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके विपरीत जो मरीज़ हैं जिनको हाई रिस्क फैक्टर जो मैंने पहले बताया 35 साल से ऊपर उम्र, पेन किलर्स का यूज़, धूम्रपान, पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लग चुकी है, इस तरह के रिस्क फैक्टर जिन मरीज़ों में हैं, उनमें पूरा डिटेल्ड इवैल्यूएशन पेशाब में खून आने पर किया जाता है। अब ये डिटेल्ड इवैल्यूएशन क्या है? यूरिन एनालिसिस, पेशाब की जाँच, सिस्टोस्कोपी, दूरबीन से पेशाब की नली और पेशाब की थैली का परीक्षण। इसके अलावा कोई ना कोई इमेजिंग यानी कि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, पेट का, किडनी का, पेशाब की थैली का, प्रोस्टेट का, इस तरह का इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ यूरिन साइटोलॉजी नाम की एक टेस्ट होती है, जिसमें पेशाब में जो सेल्स होते हैं, वो किस प्रकार के दिख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहे हैं या डिस्प्लास्टिक दिख रहे हैं। इस तरह की परीक्षण करने से हमें डायग्नोसिस का पता चलता है। तो ये हो गई इवैल्यूएशन की बात। इस तरह की जो टेलर्ड इवैल्यूएशन होती है, ये ज़्यादातर गाइडलाइंस जैसे कि अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं और इंडियन गाइडलाइंस भी जो हैं, इनमें इसी तरह का इवैल्यूएशन बताया गया है। ब्लैंकेट जब पेशाब में खून आता है, तो सभी मरीज़ों में सारे टेस्ट नहीं करने होते। सिम्पटम्स के आधार पर जो मरीज़ यूरिन इन्फेक्शन के हैं, स्टोन के हैं, उनको अलग कर कर उनमें कम इवैल्यूएशन किया जाता है और जिनमें कैंसर की संभावना होती है, उनमें ज़्यादा टेस्ट जो है डिटेल्ड इवैल्यूएशन करके उनका डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो ये तो हो गई डायग्नोसिस की बात। अब दूसरी बात है कि पेशाब में खून आ रहा हो तो करना क्या चाहिए मरीज़ों को? तो सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जब हमारे पेशाब में खून आता है तो उसकी सबसे पहले सीवियरिटी हमको एक आइडिया खुद से भी लगाना चाहिए। डॉक्टर तो लगाएँगे ही, साथ में हमें भी। तो इस क्रम में एक ये हेमेचूरिया ग्रेडिंग स्केल होता है। अब ये ग्रेडिंग स्केल में आप देख पा रहे हैं कि
सबसे ऊपर जो है बिल्कुल सफ़ेद पेशाब का रंग है, उसके नीचे हल्का पीला, उसके बाद ये पिंक होता जा रहा है और पिंक होने की तीव्रता जो है, वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे-जैसे ये गाढ़ा रंग होता जाता है, वैसे-वैसे हमें समझ लेना है कि हमारे पेशाब में जो खून आ रहा है, उसकी तीव्रता जो है ज़्यादा से ज़्यादा है। तो जब ये निचले हिस्सों में ज़्यादा तीव्रता का पेशाब में खून आ रहा है, तो सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर ना नपवाना चाहिए। अगर वो 100/70 से कम है और इतना हाई ग्रेड हिमेचूरिया हो रहा है, तो फिर हमें तुरंत पास के हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में जाके संपर्क करना चाहिए, नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास पहुँचना चाहिए और आगे का इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसके विपरीत अगर ये शुरुआती लेवल का हिमेचूरिया है, पेशाब में खून है और साथ में कुछ सिम्पटम्स हो रहे हैं जो यूरिन इन्फेक्शन को दर्शाते हैं, तो उनमें हम सिंपल दवाइयों से भी इसका ट्रीटमेंट ओपीडी बेस पर भी कर सकते हैं। तो पहले तो अपनी पेशाब में खून आने की तीव्रता को समझना है। दूसरा, जो लोग हार्ट डिज़ीज़ या किडनी के रोगों से या लिवर सिरोसिस से पीड़ित नहीं हैं, उनमें पानी का सेवन बढ़ा देना है अपने को, तो इससे थोड़ा-सा डाइल्यूशन होगा थोड़ा। तीसरी बात जो है कि हमें रेस्ट करना चाहिए। कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटी या एक्सरसाइज़ जब हमारे पेशाब में खून आ रहा हो तो नहीं करना चाहिए। रेस्ट लेने से ही माइनर ग्रेड जो हिमेचूरिया के होते हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। चौथी बात, जिन लोगों को एंटीप्लेटलेट दवाइयाँ यानी खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से पूछकर इन दवाइयों की को टेम्परेरीली 3 से 5 दिन तक बंद करनी चाहिए। तो इससे हमारे पेशाब में खून आने की समस्या को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। अब आते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है? पेशाब में खून आने का कोई ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है, सभी मरीज़ों को एक तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इसकी डायग्नोसिस पर पहुँच के अगर ये संक्रमण की वजह से है, तो उनमें एंटीबायोटिक यूरिन कल्चर करके एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाएगा। अगर ये स्टोन की वजह से है, तो स्टोन डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है हमने अपने दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है। अगर छोटे स्टोन्स हैं, बड़े स्टोन्स हैं, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ये कैंसर निकलता है, तो कैंसर की एक्यूरेट स्टेजिंग करके स्टेजिंग के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन बस बात ध्यान वाली रखने वाली ये है कि जब पेशाब में खून आना हो, तो डेंजर साइन्स को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। हाई ग्रेड हिमेचूरिया जैसा मैंने बताया, उसके अलावा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, स्वेटिंग हो रही, कमज़ोरी लग रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स वाले जो मरीज़ हैं, उनको तत्काल एडमिट करके आईवी फ्लूइड्स बेड रेस्ट पे रखा जाता है। कुछ मरीज़ों में पेशाब के थैली में क्लॉट्स जम जाते हैं, उनमें दूरबीन से उन क्लॉट्स को निकाला जाता है। तो इस तरह की इंटेंसिव ट्रीटमेंट कुछ लोगों को आईसीयू में भी एडमिट रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिनका ब्लड प्रेशर अत्यधिक कम होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह का रहता है। इसके विपरीत जो मरीज़ चलते-फिरते हैं, खा-पी पा रहे हैं, कमज़ोरी नहीं लग रही, ब्लड प्रेशर अच्छा है, ठीक है, सिंपल सिम्पटम्स हैं, माइनर ग्रेड का पेशाब में खून आया, उनको ओपीडी बेस पे भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जब पेशाब में खून आया है, तो हमको इससे परेशान नहीं होना है, इसको सही इसकी तीव्रता पहचान के इसकी ट्रीटमेंट करानी है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।